नमस्कार, जय हिंद, सलाम। सूचना आ गई है अच्छी वाली। यूजीसी नेट की तरफ से आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप हैं योग्य उम्मीदवार तो कर दीजिएगा आवेदन 20 तारीख से पहले। 20 तारीख का मतलब 20 जून नहीं, क्योंकि 20 जून तक तो आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड होगा। 20 मई, 30 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में आप कर सकते हैं आवेदन यूजीसी नेट के जो फॉर्म आए हैं। और साथ ही साथ में फ़ीस रजिस्ट्रेशन की बताऊं उससे पहले लंबा चौड़ा वीडियो है, डिटेल में बनाया है, पूरा देख लीजिएगा और समझ हो तो देखने के बाद में सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनकी आवेदन की फ़ीस है 275 रुपये 275। जो कैंडिडेट जर्नल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, जर्नल के अंदर भी ओबीसी हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, उनकी फ़ीस है 550 रुपये 550। जो बच्चे जर्नल हैं और ओबीसी हैं उनकी फ़ीस है 1100 रुपये। जर्नल की 1100 है, जर्नल प्लस ईडब्ल्यूएस की 550 है। ओबीसी की 1100 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 550 है, ईडब्ल्यूएस की भी 550 है, एससी एसटी ट्रांसजेंडर की 275 रुपये है, ठीक है। फीस सुन ली आपने। अब डिटेल में चलते हैं, प्रोस्पेक्टर पे हम आते हैं। प्रोस्पेक्टर में जो राम कहानी कही गई है, और हाँ, अच्छी खासी खबरें नहीं हैं, और हाँ, एक नया सब्जेक्ट भी इस बार इंक्लूड किया गया है। एक नया सब्जेक्ट इस बार इंक्लूड किया गया है, और हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों का ही कॉम्बिनेशन है इस सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा, बता देंगे आपको। एग्ज़ाम की डेट संभावित कब तक होगी ये नहीं बताया गया है, लेकिन इतना ही सुनने में आ रहा है कि जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पहली बात, दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों ही सेशनों को मर्ज कर दिया गया है, जैसा कि लास्ट टाइम में किया गया था। लास्ट टाइम में क्या किया गया था, दिसंबर 20 और जून 21 के सेशन को मर्ज कर दिया गया था। सेम उसी प्रकार से दिसंबर 21 और जून 22 के सेशन को मर्ज कर दिया गया है। फिर से वही लफड़ा होगा, 6% का, 12% का, परसेंटेज का, परसेंटाइल का। उसके लिए इस बार नया विकल्प खोजा है, जो कि प्रोस्पेक्टर में मौजूद है। आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म ऑनलाइन है, फीस ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं और पीडब्ल्यूडी है, आपसे आवेदन करते वक्त सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या उसका नंबर मांगा जाएगा, और कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं खासकर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। वो क्राइटेरिया क्या है कमेंट करके मुझसे मत पूछिएगा, प्रोस्पेक्टर पे जाइएगा और उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही आवेदन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पहला ही एक ऑप्शन आता है कि एक आवेदन आप किस लिए कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए या फिर नेट के लिए, या फिर जेआरएफ नेट दोनों के लिए। हो सकता है वहाँ नेट का ऑप्शन, जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं वहाँ ऑप्शन नेट नहीं होगा, वहाँ ऑप्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन का मतलब होता है कि आप नेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपका नेट नहीं है तो आप दोनों के लिए आवेदन करिएगा। और यदि आप नेट क्वालिफाई हो चुके हैं, मान लीजिए पहले से, तो जब नया फॉर्म भरेंगे ना आप आज या कल में, तो कोशिश करिएगा कि ओनली फॉर जेआरएफ के लिए भरिएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका नेट हो गया है, आपने फिर से नेट और जेआरएफ के लिए भर दिया, और ईश्वर ना करे कि आपका जेआरएफ नहीं हुआ, नेट हो गया, तो आपको 2 बार नेट मिल गया ना। लेकिन लाभ तो आप चाहे 2 बार नेट हो या 3 बार नेट हो, एक ही बार ले पाएंगे, है ना। क्योंकि आप 1 खून करें या 10 खून करें, होनी तो फांसी ही है। तो चाहे आप 1 बार नेट पास करें या 2 बार नेट पास करें या 10 बार नेट पास करें, बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर ही। 10 नेट को मिलाकर या 5 नेट को मिलाकर आपका जेआरएफ तो हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपका यदि 1 बार नेट हो चुका है, जब सेकंड टाइम फॉर्म भरेंगे आप अभी, तो कोशिश करिए जेआरएफ के लिए ब्रेक का, ताकि नए बच्चों को सीट मिल सके नेट की, यदि आप पहले से नेट हैं, ठीक है। जेआरएफ के लिए भरेंगे तो बाकी को जेआरएफ में अगर ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं अप्लाई करने वाले, तो उसकी मेरिट कम हो जाती है, और जिसमें कम कैंडिडेट होते हैं उसकी मेरिट बढ़ जाती है। यही नेट जेआरएफ के साथ भी होता है, और ये सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ के साथ भी होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम वही, कोई चेंजेस नहीं है। पहले पेपर में 50 और दूसरे में 100,
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर है, MCQ होगा। एग्ज़ाम की डेट नहीं मालूम है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और हाँ, एलिजिबिलिटी तो मैंने बताई नहीं आपको। यदि ऐसे कैंडिडेट जो अपना PG यानी कि MA, MCOM, MSc पास कर चुके हैं, आवेदन कर दीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो अपने PG के 3rd सेम में या 4th सेम में हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना PG रेगुलर या डिस्टेंस माध्यम से, स्टेट से, सेंट्रल से या डिस्टेंस से, स्टेट से, सेंट्रल से और क्या होता है डीम्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वो नहीं कर सकते हैं जिनका PG का 1st ईयर है। आवेदन वो नहीं कर सकते हैं जिनका किसी पेपर में ईयर बैक लगा हुआ है। आवेदन वो नहीं कर सकते हैं जिनका PG में 55% नंबर नहीं है। यदि कैटेगरी में है तो आपके 50% नंबर होने चाहिए। यदि आपके कैटेगरी में 50 से कम नंबर हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी कैटेगरी में नहीं हैं, जनरल, EWS, OBC में हैं, तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS वाले 50 पे आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और बाकी जानकारी प्रोस्पेक्टर में आपको मिल जाएगी। मेरी बातों को सुनिएगा, मेरे आसपास का बैकग्राउंड क्या है इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे मैं कर देता हूँ। और 66 पेज का प्रोस्पेक्टर है, 66 पेज 6 पेज को छोड़ दीजिएगा, बाकी बातों को ध्यान से थोड़ा पढ़ ली, क्योंकि बहुत से चेंजेस हुए हैं। एक बड़ा कन्फ्यूज़न था लोगों में एज को लेकर, उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है। पेज नंबर 10 है, सीरियल नंबर 10 है, पेज नंबर 13 है, उस पर क्लियर कह दिया है कि 1 जून 2022 तक यदि आवेदन करने वाले की एज 31 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है तो वो बच्चे JRF होने के बाद JRF के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसको फिर से समझिए, यदि आवेदन करते वक्त आपकी आयु 1 जून 2022 तक 31 साल से ऊपर है, चाहे 1 दिन ही क्यों ना हो, तो यदि आप JRF के लिए आवेदन करते हैं और आपका JRF हो जाता है तो आपको JRF का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 31 साल से ऊपर के हो चुके हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेट के अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब 2 सवाल आपके मन में उठेंगे कि ये 31 साल तो JRF के लिए है, नेट के लिए कोई एज नहीं है। ये मैंने आपको बताया है OBC कैटेगरी के लिए, जर्नल कैटेगरी के लिए, ठीक है, OBC कैटेगरी के लिए और जर्नल कैटेगरी के लिए। लेकिन जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं और PWD कैटेगरी में आते हैं और ट्रांसजेंडर में आते हैं, जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, PWD में आते हैं और ट्रांसजेंडर में आते हैं, उनके लिए एज लिमिट JRF की 31 के बजाय 36 साल है। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बात और, जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, क्योंकि शादी के बाद भी लाखों बच्चियां इस देश में पढ़ती हैं, उनको मेरा सलाम है, और उनके परिवार को भी मेरा सलाम है, और उनके बच्चों को भी मेरा सलाम है कि वो पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो जितनी भी वुमेन कैंडिडेट हैं, चाहे जर्नल हैं, OBC हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, ट्रांसजेंडर है, यदि वुमेन है तो आपको भी 31 के बजाय 36 आपकी आयु तक का समय दिया गया है JRF को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पेज नंबर मैंने आपको बताया है, बाकी बातें वहाँ देख लीजिएगा। एक और बात, जो कैंडिडेट है किसी प्रकार के पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, चाहे स्टेट का हो या फिर प्राइवेट का हो, ठीक है, सॉरी स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, इसके अलावा जो, ठीक है, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है JRF के लिए। जो कैंडिडेट LLM कर रहे हैं, ये LLM डिग्रीधारी हैं, जो कैंडिडेट LLM कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब उनके लिए JRF 34 साल तक वैलिड है अपनी आयु के। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और एज को ध्यान रखिएगा, डेट को 1 जून 2022 की बात कह रहा है, ठीक है। और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन वही जैसा कि होता है पहले से, SC का 15%, ST का 7.5%, OBC का 27% और EWS को 10% और 5% इसमें रखा गया है
पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कुछ है नहीं इसमें, सीट कह रहा हूँ, इस बार अच्छे खासे सेंटर दिए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। और प्रोस्पेक्टर में कुछ बातें हल्के हल्के भगवा कलर में लिखी गई हैं ब्रैकेट बनाकर, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट में लिखा गया है। वर्ड टू वर्ड में पढ़ूंगा और पैराग्राफ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटे से ऊपर का, मैं नहीं चाहता हूँ। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, डेट, एग्ज़ाम जब आएगा बता देंगे। सिलेबस के बारे में 5-6 वीडियो बनाऊंगा मैं अलग अलग, 10 अगले 7-8 दिनों में, उसको देख लीजिएगा। जो सब्जेक्ट मुझे थोड़े से आते हैं थोड़े बहुत, उसी को लेकर, ठीक है। 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सभी का तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ। जिसकी समझ मेरे पास है थोड़ी बहुत विषयों को लेकर, उसका मैं वीडियो बना दूंगा, कि ताकि आप कुछ ज़रूरी बुक्स को पढ़ सकें और समझ सकें। क्योंकि जहाँ रह रहा हूँ वर्तमान में, बैकग्राउंड में शोर भी आता है, और लगभग 7 से 8 लोग साथ में रहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए उसको भूल जाइए, एडमिट कार्ड आप देख लेंगे, फॉर्म को आप भर देंगे। कोई ज़रूरी सवाल हो आपके जहन में वीडियो देखते देखते तो पूछ लीजिएगा। और 3 बातों का ध्यान रखिएगा। अप्लाई करते वक्त यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, करेक्शन करना है आपको, तो किसी भी परिस्थिति में आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही करने का ऑप्शन आएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, जब आप अपनी फ़ोटो को और साइन को अपलोड करेंगे, तो याद रखिएगा फ़ोटो आपका 90 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो को डिटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर। यदि फ़ोटो के पिक्सल या साइन के पिक्सल फटते हैं स्कैन करने पर, तो फ़ोटो साइन को अपलोड मत कीजिएगा। तीसरी बात जो विशेष रूप से कही गई है, प्रोस्पेक्टर में कहाँ है, खोज लीजिएगा, कि जो फ़ोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर पर, एग्ज़ाम सेंटर पर, उसी फ़ोटो को लेकर जाना है साथ में। आप फिर से समझिए, कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में कोई फ़ोटो लगा देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, और जब एडमिट कार्ड आता है हमारा सेंटर पर जाते तो कोई दूसरा फ़ोटो होता है। इस बार सख्त कह दिया गया है कि जो फ़ोटो अपलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फ़ोटो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन आपको सेंटर पर लेकर जानी है, और जो एडमिट कार्ड आप निकालेंगे फ़ोटोकॉपी, उसके ऊपर भी वही फ़ोटो लगानी है। इस बात का भी ख्याल रखेंगे। मेरा काम तो सूचनाओं को देना है, इग्नोर करना और सूचनाओं को फॉलो करना ये आपका काम है, ठीक है। और पेज नंबर 25 ही मैंने पढ़े हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से बातों को। और हेल्पलाइन नंबर, बैंक की डिटेल और कुछ सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग वाले डिसेबल बच्चों के लिए, उसके लिए अलग फॉर्मेट दिया, उसको देख लीजिएगा। हाँ, नया सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना कि आया है, उसको भी नोट कर लीजिए। उस सब्जेक्ट का नाम है, इसका कोड नंबर है 102 और सब्जेक्ट का नाम है हिंदू स्टडीज़। इस सब्जेक्ट में हिंदी भी है, हिंदू भी है, हिंदुस्तान भी है। कुछ लोग तो इसमें हिंदुत्व भी खोजेंगे और राष्ट्रवाद भी खोजेंगे। जिसकी जैसी समझ उसको वैसा करने दीजिए। आप और हम हैं विद्यार्थी, और हम सभी हैं शोधार्थी भी कुछ। तो हमारा तो काम है विद्या को लेना, विद्या का उपयोग तो हमको बाद में तय करना है। तो जो भी सब्जेक्ट भरना चाहे भरिएगा। इस सब्जेक्ट को भरने के लिए मास्टर्स किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है प्रोस्पेक्टर के अकॉर्डिंग, जो मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ। और एक सब्जेक्ट इसमें, एक नहीं 2 सब्जेक्ट और दिए गए हैं, 2 नहीं 3 दिए गए हैं, जिसके बारे में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। जैसे कि कोड नंबर है 015 जो कि है पॉपुलेशन स्टडीज़ को लेकर। तो पॉपुलेशन स्टडीज़ में वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिन बच्चों का मास्टर्स पॉपुलेशन स्टडीज़ से है, या फिर मैथमेटिक्स से है, या फिर स्टैटिक्स से है। इस बात का ख्याल रखिएगा। एक सब्जेक्ट और है वुमेन स्टडीज़, कोड नंबर है 074, यानी कोड नंबर 7474 जिसको बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए वुमेन स्टडी में आपका पीजी यानी कि मास्टर्स होना चाहिए वुमेन स्टडी से, या फिर सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट से, ठीक है। और इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी का भी लिखा गया है। यदि आप लैंग्वेज से है, यदि आपने भाषा से किया है अपना पीजी, या फिर साहित्य से किया है पीजी, तो वो भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू वाला जो सब्जेक्ट है कोड नंबर 102 मैंने आपको बताया, इसको लेकर एक लेटर इशू किया गया था। इसका है फैक्स नंबर 4
2022/19 NTA ने डाला है, इसकी वेबसाइट पर हो सकता है, इसमें डेट भी डाली है 24 मार्च 2022। हो सकता है NTA ने अपनी वेबसाइट पर या कहीं 24 मार्च को कोई नोटिफिकेशन डाला है, उसको देखिएगा। मैं भी खोज रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें इस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है इस बार, जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस इस बार है। अप्लाई करते वक्त एग्जामिनेशन सिटी को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्या मालूम फिर कोई आपदा आ जाए और कुछ लोग अवसर खोज लें उसमें से और एग्ज़ाम कब का कब हो। तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत ध्यान से धैर्य से भरिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाकी बातें प्रोस्पेक्टर में आप लोग को समझा दी गई हैं। जो बातें मुझसे छूट गई हैं कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ बात समझ में ना आई हो उसको ही पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके मन में कोई अतिरिक्त डाउट है किसी प्रकार का जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि लगभग 5 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैंने नहीं दिया है, उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये कॉमन सवाल आएगा, देखना, खासकर आगे बताएंगे। जय हिंद।